टीचिंग से अच्छे क्वेश्चन बने हैं और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे आपको, है ना। तो सबसे पहले हम टीचिंग का एक मीनिंग देख लेंगे, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है, क्योंकि अगर टीचर नहीं है तो लर्नर भी नहीं होगा, हो सकता है ना। तो दोनों को हम कॉम्बाइंडली मतलब एक दूसरे का कॉम्बिनेशन या एक दूसरे का सप्लीमेंट्री मान के चलना पड़ता है हमें इसमें, और अच्छी चीज़ है। इसलिए किसी भी टीचिंग का मीनिंग समझने के लिए ज़रूरी है कि टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो लोग होते हैं और एक ठीक है, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं किससे? सिलेबस से। तो किसी भी टीचिंग के तीन डायमेंशंस होते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका तैयार है कि ड्यूरिंग टीचिंग टीचर एंड लर्नर आर कनेक्टेड हाउ। तो जवाब होगा सिलेबस। किससे कनेक्ट होंगे ये लोग? सिलेबस से कनेक्ट होंगे। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दोनों के बीच में एक अगर कोई मीडियम है तो क्या है वो? सिलेबस। ठीक है, टीचिंग इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग द चेंजेस इन लर्नर। क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो चेंजेस लेकर आती है इसके अंदर, लर्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके में डेफिनेशन लेते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोसेस which brings the changes in learner. किसी ने इसे ऐसी प्रोसेस कहा है which motivate, किसको मोटिवेट करना? लर्निंग को मोटिवेट करना। तो एक टीचिंग प्रोसेस which motivate लर्निंग और लर्नर। ये सब क्वेश्चंस हैं अपने आप में, डेफिनेशंस आप लिख रहे हो, ये बेसिकली क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। और टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है विच इज आर्ट एंड साइंस बोथ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि टीचिंग क्या है? एक आर्ट एंड साइंस दोनों चीजें। कैसे? और आर्ट और साइंस है। साइंस ऐसे है क्योंकि इसका एक सर्टेन मेथड होता है पढ़ाने का, है ना, प्रॉपर वे है जो कि साइंटिफिक है। कोई आदमी अपने मन माफिक क्या नहीं कर सकता, आकर बोलना शुरू कर दे, जो चाहे पढ़ाना शुरू कर दे। नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएगा, है ना। सिस्टमेटिक का मतलब है कि जैसे हमने सबसे पहले टॉपिक देखा, फिर उसका मीनिंग देख रहे हैं, फिर उसकी डेफिनेशंस देख ली, अब उसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस होगा, सिलेबस के एक ड्यूरेशन होगा, यूनिट्स होंगी, बुक्स होंगी, सब कुछ सिस्टमेटाइज है ना। तो टीचिंग कोई एनार्किक आदमी नहीं, बहुत ही सिस्टमेटिक आदमी होता है अगर वो बाकी टीचर है तो। इसलिए क्या है, कैसी प्रोसेस हुई? टीचिंग एक साइंस हुई। आर्ट कैसे है? किसी भी चीज को आर्ट होने के लिए जरूरी है कि नॉलेज हो प्लस प्रैक्टिस हो और प्रोफेशनलिज्म हो। क्या होना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म। तो प्रैक्टिस से क्या होगा? शार्प होते चली जाएगी। नॉलेज सबके पास होती है लेकिन डिलीवरी सबके पास नहीं होती ना। डिलीवरी कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, और प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक तो वो अपडेटेड रहता है। अगर कोई कलाकार है तो अपने आर्ट के बारे में क्या है? अपडेटेड, और बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान देता है जिससे कि वो परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। और इन सब से क्या आता है? परफेक्शन आता है। तो
टीचिंग गेटिंग बेटर कब? जब आप उसे प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो केवल नॉलेज से क्या नहीं आ सकती? टीचिंग। इससे प्रूव हो जाता है कि टीचिंग इज आर्ट एंड बोथ। पूछा गया है, पहले तो पूछा गया कि है या नहीं है, फिर पूछा गया कि कैसे है। तो साइंस तो क्या समझ में आता है कि सिस्टमेटिक नॉलेज है, मेथड है, तो आर्ट तो थोड़ा मुश्किल होता है। आ जाओ, तो प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंसेस। बिना एक्सपीरियंसेस के आप क्या नहीं करेंगे, किसी चीज को आर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ टीचिंग और कुछ फीचर डेफिनेशंस आपने इसकी अब तैयार करनी है। क्वेश्चंस मैंने पहले बताया, नंबर 1 यहां से बनेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चंस बैक टू बैक आपके सामने रहेंगे। और जनरली इतने कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग जब पढ़ने पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है ये वाला पार्ट, क्योंकि हम उतना फोकस नहीं करते इस पार्ट पर। लेकिन टीचिंग को थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि टीचिंग की नेचर कैसी होती है। क्या क्वेश्चन है? टीचिंग की नेचर कैसी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर कॉग्निटिव है, अफेक्शनल है और फंक्शनल है। तीनों तरह की नेचर होती है टीचिंग की। और ये ह्यूमन नेचर, कहने का मतलब टीचिंग चाहे वो टीचर कराए चाहे लर्नर सीखे, स्टूडेंट सीखे, क्या करते हैं, ये आपके स्पेसिफिकली लर्नर के 3 पार्ट को हिट करेगा। हिट करने का मतलब चेंज कर सकता है, नया ला सकता है। कॉग्निटिव का मतलब जनरली होता है कि आपका ब्रेन है उसमें लॉजिकल पावर डेवलप करता है, आप चीजों को सही ढंग से सोच सकते हो। लॉजिक का मतलब आप चीजों को उसके रीजन के साथ सोच सकते हो, आपको रीजन पता हो, है ना, कोई बात ऐसे नहीं मान लेंगे आप। ठीक। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि कोई चीज हमें एज अ फैक्ट, एज अ डेटा तैयार हो जाती है। यानी टीचिंग हमारे जो ब्रेन का लेवल है उसमें किसी न किसी शेप को जन्म देती है। जब भी किसी चीज के बारे में सुनेंगे तो हमारा ब्रेन एक इमेज बनाने लगता है, तो हमारा कॉग्निटिव पार्ट। ठीक है। अफेक्शनल पार्ट का मतलब क्या है कि हम थिंकिंग करने लगते हैं, हमें गुड और बैड के बारे में पता लगता है। बैड का मतलब पता लगने का मतलब ये नहीं है, गुड बैड का मतलब है कि हमारी ओरिएंटेशन, हमारी फीलिंग भी चेंज होती है ना। जैसे मूवी देखते हुए हम रोने लगते हैं, तो हमारा कौन सा पार्ट हिट कर रही है मूवी? अफेक्शनल पार्ट हिट कर रही है। ऐसे पढ़ते हुए भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, सोचते हैं हम चीजों के बारे में। ठीक है। और फंक्शनल का मतलब एबल टू ऑफिशिएंट टू डू समथिंग, आपको क्या कराएगी ये? इस लायक बना देगी कि आप कुछ कर सकें लाइफ में। करने का मतलब आपको फंक्शनल बना देगी। फंक्शनल का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लिवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो। तो फंक्शनल का मीनिंग होता है वैसे तो पॉजिटिव वर्क। फंक्शनल टर्म का लिटरली मीनिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति पॉजिटिव वर्क कर रहा है और उसका आउटकम भी कैसा है? हेल्दी है। तो आप अगर टीचिंग करते हैं या सीख जाते हैं तो आप अपने लिए पॉजिटिव हैं, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हैं, और इसका एडवांटेज क्या है? सबको मिलता है, आप किसी काम को करने के लायक हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये नेचर ऑफ टीचिंग।
अब कुछ फीचर्स देखते हैं। फीचर्स इसी पिछले 10 मिनट के डिस्कशन से निकलते हैं कि टीचिंग इज अ ट्राइपोल प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं कि जो मेन है वो टीचर है, फिर लर्नर है, और दोनों को लिंक करने वाला कौन है? सिलेबस। तो कैसी प्रोसेस हो गई? ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ट्राइपोल्स पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं। इट्स अ इंटरएक्टिव प्रोसेस। क्या ये? इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में या स्टूडेंट और लर्नर के बीच में क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रही है। ये इंटरेक्शन हो भी रही है और इंटरेक्टिव बना भी रही है। हमेशा इंटरेक्शन करना सीखते हैं, है ना? आप लोग क्लास कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप टीचर से या मेरे से या अरुण सर से नॉलेज तो ले रहे हैं, साथ साथ पढ़ाना कैसे है ये भी सीख रहे होंगे शायद। फिर आप कंपेयर भी करते हो कि कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, किसकी बात हमें आसानी से इजीली समझ में आ रही है। तो हो सकता है कि कल को आप लग रहा है कि हम जब टीचर बन गए तो हम भी शायद इसी मेथड से क्या करें, पढ़ाना सीख सकते, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन। अच्छी चीज ये है कि टीचिंग या टीचर क्या करता है? केवल डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट का मतलब किसी चीज के बारे में हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर ये सब बता देता है। जब ये सब बताना ही क्या है? डायरेक्शन प्रोसेस होती है। तो डायरेक्टर कभी खुद तो नहीं जाता ना, रोल कौन प्ले करता है? एक्टर। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? तो व्हाट टू डू नॉट और व्हाट टू डू, क्या करना और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब सिखाया जाता है। ये टीचिंग। तो यहाँ वो कोच की भूमिका में आ जाता है। तो टीचिंग टीचर इसलिए क्या है? कोच भी होता है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में माना जाता है, एक थ्योरी चलती है 6E प्लस S थ्योरी। ये क्या है? 6E प्लस S थ्योरी, है ना? तो 6E में पहला E है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबोरेट, evaluate, evaluate, extend, और S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। कोई भी टीचिंग बिना इन 6E प्लस S के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। टीचिंग जब टीचर जब भी यह काम करता है तो वे सारे काम ये कर रहा होता है। इसमें से अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए, कौन सी चीज ऐसी है जो कभी आपने कई टीचरों से पढ़ा होगा, तो एक आइडियल टीचर ने, अच्छे टीचर ने सारे काम किए होंगे आपके साथ। आपको नहीं पता लगा होगा कि इसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं, इसको एंगेज कहते हैं, इसको एक्सटेंड कहते हैं, लेकिन वो सारे काम करता है। तो अगर कोई चीज में नहीं समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। टीचिंग और कुछ नहीं, बस ये 6 काम करना ही टीचिंग है, 7 काम। कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर नहीं है कि टीचिंग स्टैंडर्ड का मतलब एक वो लाइन खींच के रखता है हमेशा हर चीज में। ठीक है, कि ये नहीं करना है, ये करना है ना? तो मुझे आपको अगर एग्जाम्पल भी देना है तो मैं एक बिलो स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, चीप एग्जाम्पल नहीं दूंगा। और चीप एग्जाम्पल अगर देना भी पड़े तो विथ नोट, विथ डिस्क्लेमर कि भाई इससे और सुटेबल एग्जाम कोई है ही नहीं, तो नथिंग इज पर्सनल, है ना? जैसे आप मेडिकल साइंस में आप देखें, जिन बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बात नहीं करते वहां बॉडी पार्ट्स का सिखाया जाता है। तो फर्स्ट डे जो बच्चा बैठा होगा तो
डेफिनेटली वो थोड़ा सा हेजिटेट महसूस करेगा उस क्लास को लेते हुए, लेकिन जब वो समझ जाएगा कि मेरा काम है तो क्या होगा, नहीं होगी, है ना, अच्छे से कर पाएगा उस काम। तो वहाँ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू क्लास का स्टैंडर्ड होता है कि आप अगर हायर क्लास में हैं तो स्टैंडर्ड कुछ और होंगे, है ना। स्टैंडर्ड का तभी होता है कि नोट्स बनवाने हैं कि नहीं बनवाने, डिक्टेट कराना है कि नहीं कराना है, इस सब चीज़ों का एक स्टैंडर्ड होता है, और वो एज पर क्लास एज पर टॉपिक वेरी करता है। अब छोटे बच्चों को तो समझाना भी है और लिखाना भी, आपके लेवल पे आके बच्चे को क्या है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बुक्स आपके घर में, नोट्स पर उनको पढ़िए और बस रिलेट करना सीखिए कि उनको कोई टर्म है तो कैसे सीखनी है। जैसे आपने यही सीख लिया कि भाई टीचिंग में स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, तो पढ़ाने का स्टैंडर्ड, आपको मार्किंग जब एग्जाम इवैल्यूएशन होगा, लास्ट में ई लिखा है ना आपकी इवैल्यूएशन, तो उसमें ये स्टैंडर्ड आएंगे ना, इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। आप नेट के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड है कि जीआरएफ कितने मिलेगी और नेट कितने में कंफर्म हो जाएगा, हरी बात समझ में। तो स्टैंडर्ड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, टीचर जो भी काम करेगा वो क्या होगा, एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करेगा, ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए आगे लिखिए, इट्स अ सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस बोथ। सोशल प्रोसेस कैसे है, ये क्वेश्चन बनता है, हाउ इट कैन बी अ सोशल प्रोसेस। तो बिकॉज ऑफ टू डायमेंशन, बिकॉज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ ह्यूमन बीइंग्स, और वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना, और रेगुलर कर रहे हैं, उसका एक आउटकम भी आ रहा है। तो एक तो ये इस वजह से प्रोसेस अपने आप में क्या है कि जब भी दो या दो से अधिक ह्यूमन बीइंग्स आपस में डायलॉग या बातचीत करते हैं रेगुलरली, तो उनके बीच में एक बॉन्ड, एक रिलेशन क्रिएट होने लगता है, इस सेंस में क्या है, सोशल। और क्या है, ये हमारी एजुकेशनल जरूरतों को पूरा करता है, जो एजुकेशनल हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करके हमें सोशल होने में मदद करता है। तो अगर हम अच्छे से एजुकेटेड हो जाएंगे, टीचर आपको एजुकेट करेगा, अच्छे से एजुकेट हो जाएंगे तो आप अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सकते हैं, हाउ टू बिहेव, ये सब चीजें सिखाता है। तो यू बिकम अ मोर एफिशिएंट सोशल एनिमल। तो टीचर फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ सोसाइटी, दैट्स व्हाई इट इज सोशल। सोसाइटी की कौन सी जरूरतें पूरी हो रही हैं, एजुकेशनल नीड्स पूरी कर रहा है। ठीक है, इट इज अ पर्पसफुल और इंटेंशनल प्रोसेस। ये बहुत अच्छी चीज है, क्वेश्चन बनाए और लोग गलत भी करते हैं इसे, क्या मतलब है, इंटेंशनल प्रोसेस। अब इंटेंशनल कैसे है, इंटेंशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, मतलब ये है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि ये अकेला सिखा रहा और कोई दूसरा बिना इंटरेस्ट हुए सीख ले, टीचिंग नहीं है। जैसे एकलव्य ने खुद ही प्रैक्टिस कर करके सीख लिया, एक अच्छा आर्चर बन गया, नॉट टीचिंग। क्लियर है, आप सचिन तेंदुलकर के वीडियोस देख के, विराट के वीडियोस देख के, धोनी के वीडियो देख के क्रिकेट के शॉट लगाना सीख जाओ, नॉट अ टीचिंग। आपने सीख तो लिया लेकिन ये टीचिंग नहीं है, क्योंकि सिखाने वाला इंटेंडेड नहीं था। आप उसे कॉपिंग तो कह सकते थे, टीचिंग नहीं कह सकते, ठीक है। और ऐसे ही फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, कई लोग लगातार गिर गिर के सीखते हैं, है ना,
जैसे अभी सुमन ने कहा कि उन्होंने अभी नेट का एग्जाम दिया तो कितने नंबर से रह गया था, 30 नंबर से। तो इनको लगा कि इस पार्ट के लिए मुझे कोचिंग कर लेनी चाहिए तो हो जाएगा। ये किसने सिखाया या सेल्फ रियलाइज हुआ? तो सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट अ टीचिंग। आपने सीख तो लिया अल्टीमेट कुछ ना कुछ, लेकिन किसी ने इंटेंडेडली सिखाया ना, और आप भी इंटेंडेड थे सीखने के लिए, वो तो फेलियर ने सिखाया है ना, और वो भी आपने सीख लिया। कितने लोग फेल हुए, उन्होंने सीखा हुआ कि नहीं यार मुझे कोचिंग करनी चाहिए। तो स्टूडेंट के साइड से भी और टीचर के साइड से, दोनों तरफ से, दोनों को पता होना चाहिए कि हमारी इंटरेक्शन इस पर्पज से हो रही है, मुझे सिखाना और मुझे सीखना है। दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट है तो ये टीचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इसको इंटेंशनल प्रोसेस कहते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये कैसी प्रक्रिया है? डेवलपमेंट की प्रोसेस। कैसा डेवलपमेंट? ये वाला डेवलपमेंट। ये आपके कॉग्निटिव पार्ट को एम्पावर्ड करती है, ये आपके अफेक्शनल पार्ट को एम्पावर्ड करती है, और आपको किसी काम के करने के लायक बना देती है। तो ये होलिस्टिकली क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही है। इट्स अ रैशनल प्रोसेस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। रैशनल प्रोसेस, क्योंकि टीचर जो भी कराएगा वो कैसे कराएगा? लॉजिक के साथ कराएगा। मनमाने ढंग से कोई नहीं पढ़ा सकता, मनमाने तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता। सबके पास एक सेट पैटर्न होगा और वो सेट पैटर्न स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि मैंने बता दिया और आप रट लो, वो तो क्या है, एग्जाम पास कराने की तैयारी है। कई बार मैं एक क्लास में बोलूंगा आपको कि यार ये नहीं समझ में आ रहा तो रट लो इसे, है ना, तो वो फिर क्या है, ट्रेनिंग है, क्या नहीं हो सकती, टीचिंग नहीं हो सकती। लेकिन बोलना इसलिए जरूरी है, 99% तो मैं आपको सिखाऊंगा ही कि कैसे करना है, 1% में कहूंगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, क्योंकि इमीडिएट पर्पस अभी क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। हम यहाँ नेट का मास्टर बनने नहीं आए, हम तो नेट का एग्जाम निकालने आए। इसलिए कहूंगा कि भाई ठीक है, कुछ पार्ट रखने पड़ते हैं, जबकि टीचर को ये बात कभी बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम निकालना है तो करना पड़ेगा सर। ठीक है, ये लॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस बोथ। क्या है ये? एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। फॉर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। हर उस काम को फॉर्मल कहते हैं जिसके क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी चीज रिटन फॉर्म में अगर कहीं भी लिखी हुई है तो वो फॉर्मल होती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस रिटन होने चाहिए, तो हर जगह होता है। जैसे कैसे पढ़ाया जाता है, आप सीख रहे हो ना, ये भी तो सेट पैटर्न है। यूजीसी ने सिलेबस डिसाइड किया हुआ है, एनटीए ने सिलेबस डिसाइड किया हुआ है। कल को जब टीचर बन जाएंगे तो आपके ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सेमिनार्स होंगे। तो फॉर्मल प्रोसेस। इनफॉर्मल कैसे है कि इस सब में टीचर अपने तरीके का प्रयोग करता है और वो कहीं भी क्या नहीं है, प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं होता है ना। तब वो कैसे हो जाती है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस होने लगती है कि टीचर कैन इंट्रोड्यूस ओन मेथड, ओन वे, ओपरस, जिसको हम कहते हैं ओपरस, क्या बोलते हैं उसको, मोडस ऑपरेंडी, है ना। इतना स्पेस टीचर को मिलता है कि वो अपना काम कर सकता है। और कभी इनफॉर्मल हो जाती है जब आप बच्चे को क्लास से बाहर जाकर सिखाते हैं। यहाँ सिखा रहे हैं तो क्या है, और जब आप स्कूल से ले जाएं बाहर, उसे सर्वे कराएं, कुछ चीज दिखाएं, म्यूजियम में ले जाएं, फील्ड में ले जाएं, अब कैसे हो जाएगी, इनफॉर्मल। तो दो वजह से ये इनफॉर्मल प्रोसेस है। ये टीचिंग के कई डायमेंशन ऐसे हैं जो बोर्ड पर नहीं समझाए जा सकते, लिखाए नहीं जा सकते। ऐसा होगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा।
अब किसी को MP ऐड करना है या एथलीट बनना है, क्लास में कितनी भी थ्योरी सिखा दो, कितना प्रोटीन पीना है, इतना दौड़ना है, दौड़ना है, लेकिन तब तक नहीं दौड़ सकता वो, ग्राउंड में नहीं जाएगा। तो वहाँ वो उसके लिए तो वो फॉर्मल है, तो उसका वो पार्ट है। आपको मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो टीचिंग कई बार कंप्लीट करने के लिए, रेलेवेंट बनाए लिखने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कई बार हमें आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द स्कूल जाना पड़ता है, तब वो इन्फॉर्म होता है, ठीक है। चल, इट्स अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस, अनडाउटली लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक का मतलब टीचर बोलता है, एक लैंग्वेज होती है उसकी, उसमें आपको समझना होता है, लिखना होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हम कभी भी सीखना बंद नहीं करते। एज और स्टेज के अकॉर्डिंग सीखने का मैटर बदल सकता है, लेकिन हम सीखते हैं हमेशा, और अच्छी चीज़ है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अच्छा टीचर तभी कुछ सिखा सकता है जब खुद क्या कर रहा हो, सीख रहा हो। ऐसा नहीं कि मैंने नेट आज से 2003 में निकाल दिया था, तो इसका मतलब नहीं कि मैं नेट पढ़ना बंद कर दूँ। तो सिलेबस अपडेट हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, नई नई चीज़ें पूछ रहा है। हमारे एरिया में इतना नहीं अंदर जाके पूछ रहा टीचिंग हमारे सिलेबस में भी था, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे। अब वो क्वेश्चन इतने रिपीट हो गए कि बच्चों ने रट लिए हैं, तो वो पूछता ही नहीं है, और अंदर जाके पूछते। और फाइनली लास्ट है, इट्स अ थेरापुटिक प्रॉब्लम, थेरापुटिक प्रोसेस। थेरेपी से बना थेरापुटिक, डायग्नोस्टिक भी, यानी टीचर पहले तो डायग्नोस करता है आपको, यानी बच्चे को, कि कहाँ और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और आफ्टर दैट उसके अकॉर्डिंग क्या देता है, फिर वो सॉल्यूशन भी देता है। तो थेरापुटिक हो जाती है, दोनों ही प्रोसेस। पहले सॉल्यूशन यानी क्या रीजन है वो बताता है, समझाता है, और फिर उसे कंप्लीट करने के लिए थेरेपी भी देता है, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो पॉइंट समझ में आए आप लोग पूछ लेंगे, है ना। सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट और एकोमोडेशन विथ सर्कमस्टांसेस, एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट विथ सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, लर्न पार्टिसिपेशन विद कोलिग्स, विद टीचर। तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनकी लाइफ, और जो हॉस्टल नहीं जाते उनकी लाइफ कितना बड़ा चेंज होता है ना, बहुत अंतर। क्योंकि हॉस्टल में आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखते हैं, सही गलत सीखते हैं, है ना, फील करते हैं। जब खुद पे पड़ती है तो डिसीजन लेना सीखते हैं, क्राइसिस आती है तो फेस करना सीखते हैं। इसलिए हर आदमी को, चाहे कोई भी हो, बॉयज हो मेल हो, 1 साल कम से कम हॉस्टल में जरूर रहना चाहिए, अगर लाइफ को बहुत जल्दी इंटरेक्ट करना सीखना है लाइफ। तो जो चीज़ें पूरे साल, पूरे 20 साल 25 साल या 15 साल पेरेंट्स सिखाते सीखते हैं, और वही चीज़ 1 साल में 2 साल वहाँ सीख जाते हैं, और कहते हैं हाँ पापा मम्मी सही कह रहे हैं। क्योंकि पापा मम्मी क्या नहीं करने दे रहे हैं, क्राइसिस फेस नहीं करने दे रहे हैं। हॉस्टल में क्या होता है, क्राइसिस है ना, ऑल द टाइम क्राइसिस फेस करते हैं, और पेरेंट्स हर जगह नहीं पहुँच पाते। तब आपको लगता है कि नहीं यार पेरेंट्स ने ठीक कहा था, अब पता लग रहा है कि कितना ठीक है। तो टीचिंग भी इसी तरह से चीज़ कि वो आपको पार्टिसिपेट होना सिखाती है कि कैसे लोगों से पार्टिसिपेट किया जाता है। स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट,
स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल का मतलब है यू ओबे टू द सुपर सोल, यू ओबे टू द नेचर। आप अपने से ऊपर भी किसी को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि हाँ कोई तो है जो सिस्टम को चला रहा है। आप अकेले सर्वे सर्वा होल सोल नहीं हो सकते किसी चीज के। गिव लाइफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। लाइफ को क्या मिलती है इससे, एक टोटलिटी मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस मिलती है, यानी चीजों को आप पहले एक ही एंगल से देखते थे और टीचिंग के बाद अब डिफरेंट डायमेंशन सीख। आप आज ही देखो ना, अभी तक टीचिंग आपके लिए क्या थी, बिफोर 20 मिनट्स पहले आपके लिए टीचिंग क्या थी, कि टीचर होगा, स्टूडेंट वो पढ़ाएगा। अब देखो क्या लग रही है टीचिंग। तो इससे क्या हुआ, टीचिंग के बारे में आपकी लाइफ का ओरिएंटेशन थोड़ा सा कैसा है, वाइड हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। ऐसे लाइफ में हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन को वाइड करते हैं। टीचिंग आती रहती है और हम हर चीज के बारे में अपने आप को, एंगल को वाइड करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। ठीक है। और टीचिंग का मतलब ऑलवेज क्लास टीचिंग नहीं होता, ध्यान रखना इस बात। यहाँ टीचिंग का मतलब लाइफ से मत निकाल देना कि केवल क्लास टीचिंग को टीचिंग बोल। कोई भी कहीं भी खड़े होकर सिखा रहा है और आप इंटेंशनली सीख रहे हैं, वही आपकी क्लास है, वही आपका टीचर है, वही टीचिंग प्रोसेस है। क्लियर है। तो स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है। ग्रोथ ऑफ नॉलेज, ये तो ऑब्वियसली है कि टीचिंग से क्या मिलती है, नॉलेज ग्रोथ होती है। नॉलेज का मतलब कैसी नॉलेज है, डेटा वाइज और एनालिसिस, एनालिटिकल दोनों। आपको डेटा भी मिलता है और आप एनालिसिस करना भी सीखते हैं। लिवलीहुड बहुत जरूरी है कि टीचिंग पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले को दोनों को क्या देती है, इस बात के लिए एफिशिएंट बनाती है कि क्या कर सके वो, अपने आप को सर्वाइवल के लिए कुछ अर्न कर सके। और ये बैड सेंस नहीं, अच्छा सेंस, क्योंकि टीचिंग चैरिटी का विषय। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड, हॉस्टल लाइफ है ना, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, एडजस्टमेंट उठाना, ये सब हम सीख रहे होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं। आप इनमें से कितने पर्पस के लिए गए हो कभी क्लास में, जो लिखे हैं वो, या यहाँ भी अगर आप टीचिंग का हिस्सा हो तो पार्ट हो, तो कितने ऐसे पार्ट हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हो। शायद वो भी ना, एक चीज थी, एक है वो प्रोमिनेंट, जो है इंक्रीज ऑफ नॉलेज, स्टॉकिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज स्टॉक करने आए। क्योंकि बेसिक पर्पस क्या है, पास होना। तो ये हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है कि हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि टीचिंग क्या होती है। टीचर आता है सीधा पढ़ाना शुरू कर देता है। क्या करना चाहिए उसे, पहले बच्चों को बताओ कि टीचिंग होती क्या है, तब तो टीचिंग वो सीखेगा ना। पार्टिसिपेंट कब बनेगा, जब उसे पता होगा कि आखिर टीचिंग कैसे होती, क्या होती। हम तो इसलिए जाते हैं कि गए, नोट्स बनाए, रटे, एग्जाम दिया, हो गई टीचिंग। सोचो ना कि आप अभी तक पिछले 20-25 सालों, 22 सालों में टीचिंग के नाम पर क्या जानते थे और पिछले आधा एक घंटे में आपने क्या सीखा है। कहीं मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही ना। इसलिए आप लोगों का आंसर गलत होते हैं नेट में, क्योंकि आपने टीचिंग की तो है लेकिन कभी टीचिंग समझी नहीं। और एग्जाम क्वेश्चन कौन से पूछ रहा है, टीचिंग के थ्योरेटिकल पार्ट्स। आपने अप्लाइड तो हमेशा पार्टिसिपेट किया ना टीचर के साथ, लेकिन केवल एक ही पर्पस, नॉलेज लेनी है, पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, नौकरी चाहिए, दैट्स इट।
तो इसमें से दो पर्पस तो आपके हमेशा रहे हैं, स्टॉकिंग ऑफ नॉलेज और दूसरा लिवलीहुड अर्न करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीजें क्योंकि आप रिलेट करो अपने आप को इससे, नहीं करोगे ना तो वहां आंसर याद नहीं रहेंगे ऑप्शन। टीचिंग इन दो के अलावा भी बहुत कुछ है। कई लोग कहते हैं सर स्कूल में कौन सा ब्रदरहुड सिखाते हैं या स्कूल में कौन सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ तो कोई क्लास हुई नहीं, कोई पूजा नहीं कराई। तो लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजन है, जबकि मैंने क्या बोला, अपने से ऊपर किसी को फील एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे ऊपर कोई है। तो ना कॉलेज लाइफ में सारी दुनिया पैरों में गोविंदा बन जाते ना, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी, है ना। तो उन्होंने लिखा भी अपने क्या लिखा है, योर बॉडी योर, सुन ली अपने रूल्स अपनी बॉडी है। तो ये ट्रेंड ये रहता है एटीट्यूड, तो कभी कोई लाइबिलिटी लाइफ में नहीं आई। और जैसे लाइबिलिटी आना शुरू हो जाएगी लगेगा क्या बेवकूफी है ना। तो ठीक है, उसमें गलत कुछ भी नहीं। एक बॉडी का सीक्रेशंस है वो एक नॉर्मल वे में आते हैं और वो पीक पर होते हैं। तो वो इतनी तेजी से पीक सीक्रेट होते हैं कि हम कोई और चीज सोचने के लिए वो तैयार ही नहीं होने देते। हम मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो द बेस्ट है ना। और उसको लेकर उस एज में हम हर किसी से आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, कुछ भी गलत नहीं, चाह कर भी उसे रोक नहीं सकता। बस थोड़ा सा डायरेक्शन दे देगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छा आउटपुट आएगा उससे, है ना। क्योंकि इसी एनर्जी इसी बॉडी इसी एज में कई लोगों ने महान काम भी कर दिए, कई लोग डिस्ट्रॉय होकर जेल में हैं, कई लोग अपने आप में ऊपर पहुंच गए। एज तो वही है, हार्मोन सबके साथ वही है, बस थोड़ा सा उसको डायरेक्शन देने देते। लेकिन कब, जब आप बताओ कि टीचिंग का मतलब ये सब भी है। तो इसलिए आपको इन पर्पजेस को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हम टीचिंग इसलिए भी करते हैं, करनी चाहिए, होती भी इसलिए। क्लियर है। कभी आपने आपसे पूछना ना कि मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए, मैं स्कूल क्यों गया था, मैं स्कूल कॉलेज क्यों गई थी, पूछा आपने आपसे कभी? बोला स्टडी के लिए। उसके बाद पास होने के, क्यों, नौकरी करनी थी, बस। उसके अलावा कुछ पता लगता है? जबकि आपकी लाइफ का फॉर्मेशन ही कहाँ हुआ है। जो भी सीखा, जो भी सोच रहे, जो भी कर रहे हो, कहाँ हो रहा है? एक बड़ा हिस्सा आपने वहां बिताया है ना। लेकिन वो रियलाइज नहीं होता कि हम ये सब स्कूल में सीख रहे होते हैं, कॉलेज में सीख रहे होते हैं, या मदर फादर हमें सिखा रहे होते हैं। आज लग रहा है कि अरे हाँ सब तो हमारे साथ हो रहा था। तो टीचिंग पढ़ने से ज्यादा समझने की चीज है। अगर आप आंसर करना चाहते हो ना वहाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी तो आपको रिलेट करना चाहिए अपने आप। एनीवे, अब लिखेंगे टीचिंग की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोग्रेसिवनेस, टीचिंग हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। और प्रोग्रेसिव का मतलब है थिंकिंग टुवर्ड्स, थिंकिंग अहेड, थिंकिंग लॉजिकली, थिंकिंग साइंटिफिकली, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, ह्यूमैनिटेरियन। इन सारी गुणों को, क्वालिटी को कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव। अगर कोई कहता है, आप कहते हो कि आप प्रोग्रेसिव हो अपनी लाइफ में, तो व्हाट यू मीन? इक्वलिटी की बात करेंगे आप, दूसरे के रेस्पेक्ट की बात करेंगे, ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, लेकिन सब साइंटिफिकली होना चाहिए, है ना। तो आदमी बहुत बड़ा लेक्चर दे के आ रहा है ना, दुनिया में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और घर जाकर बोला ऐसा करो आज बढ़िया चिकन बनाओ। एग्जाम्पल किसको देकर आया? पीस पर और इन सब पर। वो घर पे आते हैं सबसे पहले आपने मुर्गे की जान ले ली। तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना इस बात। वो लॉजिकली नहीं है, वो केवल भाषणबाजी है। एनीवे, सेकंड है टीचर स्टूडेंट कोऑपरेशन। दूसरा फीचर है हर टीचिंग में ये होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूं और आप सुनो,
इसका मतलब होता है टाइम टू टाइम यू हैव टू स्पीक, आपको भी बोलना है, क्रॉस क्वेश्चंस करने होंगे, अपनी तरफ से सोचना होगा कुछ, इसको हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट एक्टिविज्म, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आ गए कॉपी पेन और मोबाइल लेकर, इसका मतलब क्या है, मेंटली भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय दिमाग कहाँ घूम रहा है कि मैच शुरू हो गया हो, विराट कोहली शतक लगाएगा नहीं लगाएगा, इस पर ध्यान जा रहा है ना, या वैलेंटाइन अभी निकला है तो ये गिफ्ट नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था। तो मेंटली प्रेजेंस बहुत जरूरी है, रेयर होती है लेकिन ये जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है दोनों के लिए। अपने बच्चों को शिकायत करते हो ना टीचर से, सर आप मुझे बहुत डांटते हो, सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी है ना, सर आप उसे बहुत पैम्पर करते हो, उसे बहुत आगे मार्क्स देते हो, है ना? तो ये वो बच्चा है जो मेंटली क्या है, इनस्टेबल। इसका तो नहीं पागल है, बीमार है, क्योंकि इस एज में होता है ना कि हार्मोन्स वन डायमेंशनल होते हैं, एक बार सोच लिया फिर उसी डायरेक्शन में जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक्सेसिवनेस जो है ना, इंक्लाइननेस जो है वो नॉर्मल है, और हमारा फर्स्ट इमोशंस नेगेटिव ही आता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें इतनी फोर्स पैदा करते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव एक्ट। वो बच्चा ये नहीं सोचता है कि आखिर टीचर ऐसा क्यों कर रहा है, अगर उसे पैम्पर कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, नंबर दे रहा है, तो कोई तो रीजन होगा, उसके सारे बराबर है। तो और स्टूडेंट के टीचर के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि वो फीमेल है तो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ सपोर्ट करे, या कोई हिंदू है तो हिंदू स्टूडेंट सपोर्ट, दोनों को ही मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत है, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो सही को सही और गलत को गलत, दोनों कामों को करना है, यही मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल बैलेंस रखना पड़ेगा। इंक्लाइननेस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, डिटरमिनिस्टिक नहीं होना होगा टू द सब्जेक्ट। किसी एक को लेकर आप डिटरमिनिस्टिक नहीं हो सकते क्लास में। इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, दोनों के लिए जरूरी है। कोई बच्चा क्लास में 2 मिनट लेट आया, टीचर ने कहा भाई क्यों लेट आए, बस सर 2 मिनट तो लेट हुआ है, वो जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, क्या सही है? लेट मतलब चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, आप उसे लॉजिक नहीं दे सकते, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, एक्सक्यूज माना इसलिए जाता है ना क्योंकि वहां वो पॉइंट पर एक्सक्यूज को होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए वो एक्सक्यूज हो सकता है जेन्युइन रीजन हो कि आप लेट हो गए हो, लेकिन क्यों, क्योंकि डेली हो रहा है सर। एक दिन होता तो आप हो सकता है कि प्लानिंग में आपकी गड़बड़ी हो जाती है, आप नहीं पहुंच पाते, डेली आपको पता है कि तुम्हें क्लास शुरू होनी है, इसका मतलब आप जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो पहले खत्म करके आइए, इस सेंस में प्लानिंग है। हो सकता है किसी डे आप ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, कोई क्राइसिस आ जाए या कुछ फेस हो जाए तो हमें लेट हो जाए, तो वो एक्सेप्शनल है। हर आदमी हर दूसरे दिन क्या कर रहा है, लेट आ रहा है, सर 2 मिनट तो लेट हुआ, सर 3 मिनट लेट हुआ, तो ये दिखाता है कि अनप्लान्ड है, क्योंकि जो काम हमें हर टाइम एक डेली रूटीन में करना है वो लेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उसके बारे में पहले से प्लानिंग करनी है, सब चीज़ आपको डिसाइड करके चलना पड़ता है। तो टीचिंग भी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारी प्लानिंग क्या होती है, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, अभी तो बहुत टाइम, तो बेस्ट प्लानिंग है ना, बेस्ट एवर प्लानिंग ये क्लास अभी तो टाइम है सर पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम आता है काश थोड़ा दिन और मिल जाते, बिकॉज ऑफ हम प्लानिंग से नहीं चलते।
ये बहुत बड़ी बात है कि क्लास में खड़े होकर जग कर आ जाते हैं सर, बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं ना जैसे सर एहसान करें टीचर पे, सर हम आ तो गए और क्या चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकोमोडेट विद डेमोक्रेटिक आइडियल्स, टीचिंग हमेशा डेमोक्रेटिक आइडियल्स के साथ होनी चाहिए। यहाँ डेमोक्रेटिक आइडियल्स का मीनिंग क्या है? सबसे बड़ा मीनिंग है स्टूडेंट्स आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। अगर ये नहीं है तो क्लास डेमोक्रेटिक आइडियल्स के खिलाफ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कंसर्न ये है डेमोक्रेटिक आइडियल्स का। तो डेमोक्रेसी कहती है सबको मौका मिलना चाहिए, और क्लास में अगर बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है तो सबको मौका नहीं मिल रहा है। तो मौका कब? क्वेश्चन पूछना, है ना। बड़ी क्लासेस में बड़ी जगह पर कहते हैं बैठ जाओ, बहुत क्वेश्चन पूछते हो, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। मैक्सिमम प्रोफेसर देखे ना अखड़ू टाइप के, खड़ूस, बैठ जाओ, बहुत पूछते हो। पुराने प्रोफेसर हमेशा आपको क्या करेंगे? डिमोटिवेट करेंगे पूछने के लिए। नए टीचर्स होंगे वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ अच्छी बात होता है ऐसा, उल्टा है, नहीं मना करते हैं। देखा बड़े होते हैं कुछ प्रोफेसर टाइप के हो जाते हैं लोग ना, खड़ूस, क्लास में आए मतलब साइलेंस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा, तुम चुप रहोगे, है ना। बहुत अच्छा मूड होगा, अच्छा कुछ पूछ लो तो पूछना है, नहीं तो आए चेयर्स को पढ़ाया देन आउट। किसको समझ में आया? नहीं समझ में आया, उनकी हेडिंग नहीं है, मेरा काम बताना था, मैंने बोर्ड पर लिख दिया, समझा दिया, दैट्स इट। तो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि बच्चा डर डर के सर कुछ पूछ लूँ सर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन बेस्ट मेथड, तो अंडरस्टूड है टीचिंग मेथड सब्जेक्ट है बेसिकली। जितनी अच्छी मेथड्स होंगी, एप्रोप्रिएट मेथड्स होंगी, बेस्ड ऑन एम्पैथी एंड मर्सी, बहुत जरूरी है क्लास के लिए। सिंपैथी, दोनों का मतलब क्या है? सिंपैथी का मतलब है कि टीचर जब पढ़ाए तो अपने आप को हमेशा देखे कि मैं कभी वहां बैठा था, ये सोच के पढ़ाए। आज जो चीज़ें मुझे टफ लग रही हैं, मतलब मेरे लिए इजी है, आपके लिए टफ होंगी, मुझे रियलाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए टफ क्यों है, क्योंकि आपका मेंटल लेवल अभी इस तरह का नहीं। और एट दैट टाइम आई वाज देयर, मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं कौन सी दुनिया में ले जा रहे हैं, लेकिन अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे टफेस्ट चीज़ बतानी है अगर आपको, तो इस तरह से बताऊँ कि आपको क्या लगे, वो उतनी ईजी होनी चाहिए कि आपको लगे ना यार हाँ ठीक है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये हो जाएगा। ये होती है सिंपैथी। उस तरीके से पढ़ाओ जिस तरीके से आपको समझ में आया, कि आप जीरो थे फिर भी आपको समझ में आ रहा था, उस तरीके से आप पढ़ाओ, ये तो है सिंपैथी। मर्सी क्या है? मर्सी है कि ये सोच के चलिए कि एक बार में बच्चे को समझ में नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, सबको नहीं आएगा, फिर बताना होगा और इम्प्रूवमेंट होगा और नंबर बढ़ेंगे लोगों के, तो डे बाय डे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो बच्चे को माफ करना सीखना होगा इस बात के लिए कि वो एक दिन में सब कुछ एक साथ नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो टीचर नहीं है। टीचर को लगता है कि मैंने इतनी बड़ी यह बात आसानी से बता दी, आपके लिए आसान है क्योंकि आपको आ गई, मतलब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आसानी ही चाहिए। तो कुछ को आएगी 80%, कुछ को 70, कुछ को 20, कुछ को शायद नहीं भी आएगी, तो आपको जिसको नहीं आ रही उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, चल कोई बात नहीं, लेट्स डू इट अगेन, इस सेंस में मर्सी होती है। नेक्स्ट है इंडेक्सिकलिटी। टीचिंग हमेशा डायरेक्शंस है, और इंडेक्सिकलिटी का मतलब होता है कि इंटरप्रिटेशन आपको करनी चाहिए हमेशा, जो भी चीज़ आप बता रहे हैं इंडेक्स से बनाए, इंडेक्सिकलिटी ऑब्लिक डायरेक्शंस, तो उसके दो मीनिंग हैं। कोशिश करिए कि बच्चों से मेहनत कराइए, आप कम मेहनत करिए। आप कम मेहनत मतलब है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है तो आप करिए, लेकिन उसके बाद बच्चों से कराइए, क्योंकि सीखना उनको है, जो कभी नहीं होता क्लास में।
इंक्वायरी के समय सर कौन पढ़ाएगा, क्या वो क्वालिफाइड है ना, सर रिजल्ट कैसे आया आपके, अपने बारे में कोई नहीं कहता सर हमारा एक टेस्ट ले लो, क्या हम इस लायक नहीं है कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा इंडेक्सिकलिटी का मतलब क्या होता है कि टीचर को जो बता दिया है उसे समझाने में भी ध्यान देना चाहिए, और वो समझा के कि वो दूसरे की समझ में आए, इस सेंस में इसी को इंटरप्रिटेशन में जाए कि चीजों को बताए ना, इंटरप्रेट करे तो बेहतर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचिंग टीचर। अंडरस्टूड बात है, जब तक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी सीखने वाला कंफर्ट नहीं फील करेगा, कंफर्ट फील नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं मिलेगा, रिलैक्स नहीं मिलेगा तो दिमाग रेजिस्टेंस दिखाएगा। डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, हमेशा बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझिए कि वो कहाँ और क्या फेस कर रहा है। यूज ऑफ प्री नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, अच्छी चीज, इसलिए हम हमेशा क्लास से पहले पूछते हैं कि प्रीवियसली आपने क्या किया है, इससे टीचर को पता लग जाता है कि कम से कम इतना लेवल तो आप लेकर आए हो, मुझे उस लेवल से आगे जाना है। ठीक है। टीचर एज अ गाइड एंड फिलोसोफर रोल, टीचर को क्या होना चाहिए बेसिकली, फिलोसोफर मतलब चीजों को एक्सप्लेन कर सके, इंटरप्रेट कर सके, इस सेंस में लॉजिकली फिलोसोफर होता है। और फ्रेंड इस सेंस में है कि वो आपको इस बात का कंफर्ट देता है कि डोंट वरी आई एम हियर, परेशान मत हो, मैं हूं यहाँ, जहां भी तुम प्रॉब्लम फेस करोगे मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा, इस सेंस में वो गाइड है, फिलोसोफर है और फ्रेंड भी। फ्रेंड का मतलब ये नहीं कंधे पे हाथ रख के चलो सर सिगरेट पी कर आते हैं, है नहीं, ये नहीं। ठीक है। टाइप ऑफ टीचिंग, टाइप ऑफ टीचिंग में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड इन इंटरवेंशन फ्री या फ्री ऑफ इंटरवेंशन, फ्री फ्रॉम इंटरवेंशन। ऑटोक्रेटिक में जो स्टेट है वो सिलेबस डिसाइड करता है, बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब स्टेट तय करता है। जैसे चीन में कहते हैं ना कि हर बच्चे को मिलिट्री एजुकेशन लेनी ही होगी, तो ये ऑटोक्रेटिक नेचर है, हर आदमी को यही बनना है, तो ये ऑटोक्रेटिक फॉर्म। डेमोक्रेटिक में कहता है लर्नर डिसाइड करता है, स्टेट नहीं, कि क्या सीखना है, कब सीखना है, कितना और कैसे सीखना है। ठीक है। और फ्री फ्रॉम इंटरवेंशन या इंटरवेंशन से रहित में ये है कि गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि क्यों पढ़ना है या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन पढ़ सकता है, ये सब ऑप्शन में रहता है। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, जो बनना है बनिए, सरकार ने आपको विकल्प दिया है। इस सेंस में क्या है, ये फ्री फ्रॉम है ना, और इसमें से आप चूज कर लीजिए, ये डेमोक्रेटिक, तो किसका फॉर्म बेसिकली डेमोक्रेटिक का ही थोड़ा सा वाइड वर्जन, वाइड एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग के बेसिस पर टीचिंग भी तीन तरह की होती है, मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड डिस्कोर्स और डिस्कशन, डिस्कोर्स और डिस्कशन। ठीक है। तो जिसको आप रट्टाफिकेशन कहते हैं वो कौन सा है, मेमोरी लेवल, केवल दिमाग में रखो डेटा, समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो रटने वाली प्रोसेस मेमोराइजेशन प्रोसेस को है ऑन द, इसलिए कहते हैं मेमोराइजेशन, केवल रटना है। दूसरा है अवबोध, यानी चीज़ों के बारे में एक इमेज बनाना, एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा क्या है, मेंटल लेवल, चीज़ों को एनालिटिकली आप एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें चीज़ों को एनालिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें थर्ड लेवल पर। क्या मतलब है, पहला वाला तो क्लियर है, रट लो काम खत्म हो गया। सेकंड और थर्ड में थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझना। अंडरस्टैंडिंग में केवल चीज समझ में आ जाती है, दाएं बाएं जैसे जाएगा आप आंसर नहीं कर पाते। क्या क्वेश्चन होता है ना, टीचर पढ़ा देता है, आपको समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और ठीक क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हो सकता है कि से 9 नंबर ले आओ, क्योंकि आपको पता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए, अब आपको सर तो आपने पढ़ाया, टॉपिक तो पढ़ाया, लेकिन उसका जो टेलिंग वर्ड है ना, वो नहीं आपने बताया। जैसे आपने कालिदास पढ़ाया, शेक्सपियर पढ़ा दिया, पढ़ लिया दोनों को, अब क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों की तुलना करो, सर तो आपने पढ़ाया ही। तो समझे हुए के बेसिस पर उसका इवैल्यूएशन करें, ये तीसरा लेवल है जो डिफिकल्ट है। तो हमारे टीचिंग सबसे पहले क्या है, मेमोराइजेशन होती है, फिर क्या है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। और हम फंसते कहाँ हैं, जब उसके बेसिस पे क्वेश्चन कोई तीसरा पूछता है। तीसरा आपने कालिदास भी पढ़ा दिया, आपने भवभूति भी पढ़ा दी, अब क्या पूछ रहा है वो, दोनों कंपैरिजन करो, अब बड़ा मुश्किल। अगर सुने संस्कृत पढ़ा आपने, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लिया, चलो साहब ठीक है, आप पूछा अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कोई एक्सप्लेनेशन करें, बोला ये तो पता ही नहीं था। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्कशन लेवल, इसमें ही हम एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं। टॉपिक के बारे में हमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिस पर आप लर्निंग लेवल डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एंड थर्ड है फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ। तो जब टीचिंग एज पर नॉर्म्स और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ हो रही है, हर चीज डिसाइड है, टाइम, प्लेस, सिलेबस, एग्जाम, जहां पढ़ने और पढ़ाने वाले के पास अपना कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है कि फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर वाइवा होगा, इसमें इतने नंबर आएंगे, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई चाहकर भी क्या नहीं कर पा रहा है, इसमें चेंजेस, तो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल। तो जो एजुकेशन सिस्टम पूरा एज पर रूल चल रहा हो, जहाँ कोई पर्सनल स्पेस की बात नहीं हो रही हो, उसे कहते हैं फॉर्मल सिस्टम। ठीक है, तो हर चीज प्री डिसाइडेड, प्री डिफाइंड एंड प्री डायरेक्टेड, देयर इज नो इंडिविजुअल स्पेस। हमारी बात समझिए, आपने कई कॉलेज का नाम सुना होगा ऑटोनॉमस कॉलेज, और कई कॉलेज का नाम क्या है, ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं लगता है, होता है ऐसा, क्या फर्क होता है? ऑटोनॉमस कॉलेज थोड़े से इनफॉर्मल वे में चलते हैं, मतलब गवर्नमेंट उनके एक्सलेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए कहती है कि अच्छा कॉलेज है, इसलिए इनको अपने रूल्स, कुछ रूल्स क्या मिलने चाहिए, खुद के परफॉर्म करना चाहिए। तो सिलेबस तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, वो आपको फॉलो करना है ना, फाइनल एग्जाम भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, वो आपको फॉलो करना है, लेकिन इंटरनल्स, वाइवाज, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस दे दी जाए कि आप अपने हिसाब से काम करें, इसलिए क्योंकि आप पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं,
अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो हमें आप पर ट्रस्ट है कि आपको अगर हम थोड़ी लिबर्टी देंगे तो आप क्या नहीं करेंगे, उसका मिसयूज नहीं करेंगे, इसलिए आपको ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी रिगार्डिंग थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन उन कॉलेजेस में मैक्सिमम रूल तो यूजीसी के ही चलते हैं, यूनिवर्सिटी के चलते हैं, कुछ रूल्स में क्या है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने हिसाब चला सकते हैं। तो जब 100 में 100 चला रहे हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो वो फॉर्मल है, और उनमें से कुछ आपने अपने अकॉर्डिंग चला लिए हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल का बेस्ट एग्जांपल तो वैसे है कि इसका कोई सिलेबस नहीं होता, तो कोई डिग्री भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। जब सिलेबस में डिग्री किस बात की मिलेगी, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। जैसे एडल्ट एजुकेशन ना, जैसे बुजुर्गों को पढ़ाता है, उनको साइन करना सिखाता है, तो वो इनफॉर्मल। और ऑटोनोमस कॉलेज के एग्जाम्पल फॉर्मल इनफॉर्मल बोथ, ये 80% तो वो फॉर्मल चल रहे हैं, 20% वो अपना ओन तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा में यानी इनफॉर्मल में सिलेबस नहीं होता, इसलिए डिग्री, डिप्लोमास, क्लासेस कुछ भी सेट पैटर्न पर नहीं चलता, प्री डिफाइंड नहीं होती चीज़ें वहाँ पर। जैसे एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट का मतलब सीनियर सिटीजन को पढ़ाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन, on the basis of nature of education, like descriptive, descriptive, diagnostic and therapeutic. और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू बी एम ब्लूम, B.M. Bloom, BLOOM, in his book the taxonomy of educational objectives, ये किताब पूछी गई है और ब्लूम के लेवल भी पूछे गए हैं। तो देयर इज 3 लेवल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जी द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव, थर्ड इज साइकोमोटर। तो दो तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। साइकोमोटर में क्या होता है, साइकोमोटर का मतलब है कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है मेंटली, उसके लिए उसे फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो लर्निंग थ्रू रेलेवेंट फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चा जो सीख रहा है उसके लिए आप उसका टेस्ट नहीं लेते। कैसा टेस्ट, रिटन टेस्ट, बल्कि आप उसे कोई टास्क दे देते हो, चल ये करके देखो, या बच्चों को फ्री छोड़ देते हो ग्राउंड में टॉयज के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, आप उनकी रिएक्शंस देखते हो, ये साइकोमोटर है। तो मोटर का मतलब है मोबिलिटी से है, कितना वो एक्टिव है, और साइको का मतलब है कि वो स्टेटस क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, हम उसकी इंटरप्रिटेशन क्या लगाएं, ये साइको स्टेटस। तो इसके लिए आपने एक करीना कपूर का ऐड देखा होगा, जिसमें एक दादी और बहू अपनी बेटी को लेकर आते हैं कि ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, किसके अकॉर्डिंग, दादी के अकॉर्डिंग। और करीना कपूर उसमें एक डॉक्टर बनी होती है। पहले सीन में तो याद है, दूसरे सीन में वो बच्चे को ग्राउंड में ले जाती है, गाना बजाती है, डांस करती है, फिर जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर वो चढ़ती है, दौड़ती है। तो दादी सारे पूछती है बहू से, ये कैसा डॉक्टर है ना। ऐड का तीसरा पार्ट आता है कि उसमें शायद कोई वो है, ऐप का ऐड है, एजुकेशन ऐप का, या शायद कोई बोनविटा टाइप की कोई वो है ब्रांडिंग, कि आप ऐसे ये देती हैं, बोला हाँ, तो बोल तभी इतनी एक्टिव है। अब कंसर्न क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि दादी को लगता है कि ऐसे कैसे कोई चेक कर सकता है बच्चा कैसे, जब तक हाथ में वो स्टेथोस्कोप ना लो, उसको चेक मत करो, उसकी जीभ मत देखो, आंखें मत देखो। तो
बच्चा कैसा है, तो कन्याकुमारी डॉक्टर ने कुछ नहीं चेक किया, केवल क्या देखा कि सराउंडिंग्स को लेकर इसकी रिएक्शंस कैसी हैं, उनसे उसने पता लगाया। तो वो जो कर रही थी वो सब उसकी फिजिकल एक्टिविटीज थी, उन पर उसकी रिएक्शंस उसने कहा कि ऑल इज ओके, सही है, क्योंकि आप इसे ये दे रही है तो ये आइडियल डेवलप हो रही है। तो ऐड अलग बात है, लेकिन यहाँ में दिखाता है कि साइकोमोटर टर्म यूज, लेट्स चेक साइकोमोटर स्टेटस। ठीक है, तो आपके गेस्चर, पोस्चर्स, एक्टिविटी बात करने से आपकी मेंटल स्टेटस का पता लगाया जा सकता है, ये है साइकोमोटर। लेकिन केवल बैठे रहने से नहीं होगा, इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, उससे पता लगता है। ठीक है, तो ये है ब्लूम के अकॉर्डिंग साइकोमोटर लेवल सीखने का। इसके लिए भी हम सीखते हैं कई बार, या टीचिंग में हम ये सीखने के लिए भी जाते हैं, जाना भी चाहिए। क्लियर है? अब हम याद करेंगे या पढ़ेंगे टीचिंग फॉर्मूला, बहुत पूछे जाते हैं। आज मैं केवल लिखा रहा हूँ, समझाऊंगा कल, और आप रट लीजिए इनको, लिटरली इनको रटना है, समझना भी है लेकिन रटना भी है। पहला है टोटलिटी टू पार्शियल, टोटलिटी टू पार्शियल, पूर्ण से अंश की ओर, या कंप्लीटनेस टू पार्शियल, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मैक्रो टू माइक्रो, एनालिसिस टू सिंथेसिस, known to unknown, simple to complex, complex। ठीक है, लिटरली आपको रखने हैं ये टीचिंग फॉर्मूला, इनका मीनिंग क्या है कल डिस्कस करेंगे। ये फॉरवर्ड टीचर के लिए होते हैं कि टीचर को पढ़ाते समय इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे शुरू करें और कहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, आज के सफिशिएंट है ना, काफी हो जाएगा। ठीक है, हैवी तो नहीं लग रहा कुछ?